नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल शिवम NCERT क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया हो, प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे मैं आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वह आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास पहुंच जाएगी, जिससे आप इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम क्लास 6 NCERT क्लास के NCERT जो बुक्स हैं आपकी, उनकी ज्योग्राफी का क्लास 6 का लेसन फर्स्ट सौरमंडल में पृथ्वी की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोरोना काल में पढ़ाई लेना आपके लिए बहुत असुविधा आ रही है। पढ़ाई लेने में आपको बिल्कुल भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, ना कोई ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो यह एक ही जरिया अवस्था है, ऑनलाइन के जरिए आप शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि आपके पास, सभी बच्चों के पास, सभी जो हमारे दर्शक हैं, दोस्त हैं, सभी के पास शिक्षा आसानी से और अच्छी तरीके से पहुँचे, जिससे आप अपने समय का सदुपयोग कर सकें। तो आज हम पूरा प्रयास करेंगे आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए, हम पूरा प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। जो आज हमारा टॉपिक है क्लास 6 NCERT बुक्स का ज्योग्राफी लेसन फर्स्ट सौरमंडल में पृथ्वी। तो देखते हैं दोस्त, आप जैसा कि जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है वह सौरमंडल का ही एक भाग है। जैसा कि आप देखते हैं कि आकाश में सूर्यास्त के बाद आकाश में देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते ही बिंदु दिखते हैं। जैसा कि इस टॉपिक्स में आपके जो पूरा ये टॉपिक्स है, इसमें यह वाली बात कही गई है दोस्तों कि सूर्यास्त के होने के बाद, सूरज के ढलने के बाद जो आकाश में एक या दो स्टार्टिंग में एक या दो स्टार्स दिखते हैं, बाद में उनकी संख्या बढ़ती ही जाती है और बाद में इतनी सारे स्टार्स की संख्या बढ़ जाती है कि उन्हें गिनना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, वह ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई आकाश में हीरे जड़ दिए गए हों। तो यह जो बात है, ये हम देखते हैं, इस चीज़ को हम अनुभव करते हैं और आगे देखते हैं आगे वाले टॉपिक में क्या बोल रहे हैं। ये जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना ये वाला, इसमें देखते हैं क्या बात होती है इस वाले टॉपिक्स में। इन चमकीली वस्तुओं के साथ लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। तो दोस्तों, इन सभी चमकीली वस्तुओं के साथ आप चंद्रमा को भी देखते हैं, यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। तो दोस्तों, चंद्रमा कभी आप देखते होंगे, कभी चंद्रमा पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, फिर वह अमावस्या की रात की ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे वह उसके आकार घटता जाता है, आकृति घटती जाती है। और यह इस वाले चीज़ को हम समझ लेते हैं दोस्तों। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं दोस्तों, इसे आप 15 दिन के बाद नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो दोस्तों, जो पूर्णिमा वाला चांद होता है वह उसके पूरी आकृति में रहता है और अमावस्या के दिन वह बिल्कुल भी अंधेरी रात होती है, आप इसमें बिल्कुल भी चंद्रमा को नहीं देख सकते हैं। तो आगे ये वाला टॉपिक्स है जो अपना खगोलीय पिंड है। सूरज, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो दोस्तों, जो सूर्य है, चंद्रमा है तथा ऐसी सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहता है। दोस्तों, यह अक्सर एग्ज़ाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स हों, चाहे आपके
क्लास 6 का कोई एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में ये चीज़ पूछ ली जाती है कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं, कि सूर्य खगोलीय पिंड है या नहीं। तो दोस्तों इस चीज़ पर आप ज़रूर ध्यान देना। और दोस्तों फिर से मैं एक और बार बोलता हूँ आपसे, जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वह आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचेगी। और इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो आपके दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचे। तो दोस्तों आगे देखते हैं, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इन जो भी ये खगोलीय पिंड्स हैं, खगोलीय पिंड कौन से थे दोस्तों, हमारे सूर्य, चंद्रमा और तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती दिखाई देती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और एक सूर्य भी एक तारा है। ये अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि सूर्य क्या है, सूर्य भी एक तारा है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या टॉपिक्स है अपना। तो दोस्तों आप इस चित्र को भी देख रहे होंगे जिसमें एक लड़की खड़ी हुई है और सप्तर्षि एवं ध्रुव तारा, यह जो आकृति बनी हुई है, इन स्टार्स की आकृति बनी हुई है, और ये डायरेक्ट जहाँ एक सामने दिख रही है ये हमारा ध्रुव तारा कहलाता है, ये ध्रुव तारा होता है। तो इसे हम इसमें थियोरेटिकल रूप में समझते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते हुए समय आप तारों के विभिन्न, ये वाली लाइन, रात्रि में आसमान की ओर देखते हुए आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, यह नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो दोस्तों तारों की आप विभिन्न आकृतियों को देखते हैं, इसे क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये रहा दोस्तों आपका, ये नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो दोस्तों अर्सा मेजर या बिग बियर भी इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि है, और इसे क्या कहते हैं, सप्तऋषि बोलते हैं। यह 7 तारों का समूह होता है। यह कैसा होता है, 7 तारों का समूह होता है। दोस्तों आगे देखते हैं आप, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारा ध्रुव तारा है ये हमारी उत्तर की दिशा को बताता है। प्राचीन समय में लोग इन तारों के आधार पर दिशा का निर्धारण करते थे, क्योंकि जो ध्रुव तारा है वह हमारी उत्तर दिशा को बताता था, और उसी के हिसाब से वो सामने वाली दिशा थी वो दक्षिण दिशा कहलाती थी, और वह अगल बगल वाले को भी पहचान लेते थे, पूर्व और पश्चिम को भी उसके अनुसार पहचान लेते थे। ये देखते हैं दोस्तों जो आपका आगे वाला ये टॉपिक्स आता है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इसे पिंड कहलाते हैं। तो दोस्तों कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं या फिर उन्हें अवशोषित कर लेते हैं। अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक। इसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला, जो इसका मतलब होता है जो है चारों ओर घूमने वाला। जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। तो दोस्तों यह अपना संपूर्ण प्रकाश, लाइट है जो भी और अब इसकी हीट है, वह सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। पृथ्वी का बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, ये हमारा सौरमंडल का चित्र दे रखा है। सौरमंडल में पृथ्वी भी है। तो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये रही हमारी पृथ्वी, ये सूर्य, और ये रही हमारी पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, शुक्र, नेपच्यून, बुध, मंगल, सूर्य, ये हमारा कुछ फिगर्स था। आगे देखते हैं दोस्तों, सौरमंडल से देखते हैं हम।
सूर्य 8 ग्रह उपग्रह सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्रग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। इसका मुखिया कौन होता है दोस्तों? सूर्य इसका मुखिया होता है। तो सौर मंडल है जो हमारा, सूर्य 8 ग्रहों, जो भी हमारे पृथ्वी मंगल सारे जो ग्रह थे 8 ग्रह, इन सभी से मिलकर उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्रग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों आगे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ग्रह उपग्रह और इन्हें क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड का मतलब क्या है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्षुद्रग्रह भी आ जाएगा आपके लिए। तो देखते हैं सूर्य देखते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य होता है जो सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। तो दोस्तों जो इसमें जो बल होता है, सूर्य में जो बल होता है, जो इसका खिंचाव बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, वह सौरमंडल को अपने आप में बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो दोस्तों सूर्य है जो हमारा पूरे सौरमंडल के लिए एक ही लाइट का एवं हीट का एक ही मात्र सोर्स है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य हमसे। अब देखते हैं ग्रह देखते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, तो दोस्तों इसको आप क्रम से याद रख सकते हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, ये सारे आपके ग्रह हैं, 8 ग्रह। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका इसमें बताया गया है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वड यूज नट्स, तो इसको असनट्स है ये, इसको आप देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं। वे रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं, जो ऑर्बिटल्स या फिर ऐसे ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों सौरमंडल के जितने भी 8 ग्रह हैं एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित जो उनकी मार्ग बताया गया, पथ बताया गया, उसी पर सूर्य के चारों चक्कर लगाते हुए दिखते हैं। जैसा कि आपको मैंने चित्र में दिखाया था, वे सभी कक्षा कहलाती हैं। ये सभी दोस्तों कक्षा कहलाती हैं, ऑर्बिटल कहलाती हैं। और अक्सर ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, चाहे वो आपका कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे किसी एग्जाम्स में, आपके क्लास 6 के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह और ये सबसे छोटा ग्रह भी होता है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में वह 88 दिन लगाता है। तो दोस्तों ये अब इसके चारों चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों ये भी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, शुक्र को जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसकी आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के समान होता है। तो दोस्तों जो भी हम आपको इसमें अंडरलाइंस करा रहे हैं, तो कृपया आप इन्हें एक कॉपी में नोट कर लें, जिससे आप इसको कभी भी इसमें से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इनको आप ज़रूर नोट कर लें, और जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ उसे आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं, जिससे अगर कभी भी आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी तो आप या तो वीडियो से भी देख सकते हैं, लेकिन आप इसे कॉपी में ज़रूर नोट करें। तो आगे देखते हैं। अभी तक प्लूटो की एक बात आई थी, प्लूटो जो आपका एक ग्रह था, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 अगस्त में यह निर्णय लिया था कि कुछ समय पहले खोए गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV 313 सीरस तथा प्लूटो बोना ग्रह भी कहे जा सकते हैं। अगला देखते हैं।
पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी हुई है। दोस्तों, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी हुई है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का जो अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार है। जो भूभाग का अर्थ होता है उसका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार है। और आप देखते हैं आगे इस टॉपिक्स को, चंद्रमा जो मून दिखाया गया है, इस टॉपिक्स में क्या है देखते हैं दोस्तों। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। जो हमारी पृथ्वी है उसके पास मात्र एक ही उपग्रह है, वह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। 1/4 व्यास है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। तो दोस्तों, यह जो चंद्रमा होता है वह इसलिए बड़ा दिखाई देता है क्योंकि यह हमारी पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है। जब आप अपने पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना करते हैं, देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। क्षुद्र ग्रह देख लेते हैं हम। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य ऐसे छोटे पिंड भी होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं दोस्तों, ये क्षुद्र ग्रह का चित्र आपको दिखाया गया है। ये क्षुद्र ग्रह हैं। उल्का पिंड देखते हैं दोस्तों। उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। तो दोस्तों, उल्का पिंड क्या है? जो सूर्य के चारों ओर जो भी पत्थर चक्कर लगाते हैं, चट्टान से जो चक्कर लगाती हैं, वह उल्का पिंड कहलाते हैं। यहाँ देखते हैं आकाश, यह लाखों तारों का समूह होता है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। जो लाखों तारों का जो समूह होता है उसे आकाशगंगा कहते हैं, उसे मिल्की वे भी कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। जो सौरमंडल है वह इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई थी। इसी प्रकार करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पृथ्वी है, एक महत्वपूर्ण बात है, इसे समझने चाहिए आपको कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी सौरमंडल का भाग है। तो दोस्तों, किस चीज़ का भाग है? सौरमंडल का भाग है पृथ्वी। और यह जो सौरमंडल है वह हमारा किसका भाग है दोस्तों? आकाशगंगा का भाग है दोस्तों। और जो आकाशगंगा वह हमारी ब्रह्मांड का भाग है। तो दोस्तों, ये पूरा क्रम है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। इसको आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका भाग है। ब्रह्मांड की विशालता के कारण इसकी कल्पना करना कठिन होता है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। तो दोस्तों, आप इस चित्र के माध्यम से भी और इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, कृपया इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान दें। यह हम हैं, हम पृथ्वी का हिस्सा हैं, हम पृथ्वी के अंदर रह रहे हैं। यह पृथ्वी और हम इस सौरमंडल का हिस्सा हैं। सौरमंडल के अंदर आते हैं जो आकाशगंगा के अंदर, ये तीनों चीज़ सम्मिलित हो जाती हैं, पूरे आकाशगंगा के अंदर आती हैं ये सारी चीज़ें। और इस ब्रह्मांड के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। आकाशगंगा, सौरमंडल, पृथ्वी और हम सभी ब्रह्मांड के अंदर आते हैं। तो दोस्तों, ये जो ब्रह्मांड है इसका कोई असंख्य विस्तार है, इसको कोई गिना नहीं जा सकता है। आज भी वैज्ञानिक इस चीज़ को गिनने में असफल हुए हैं।
लेकिन वैज्ञानिक पूरा प्रयास करते हैं ब्रह्मांड के बारे में पता चले, जो ब्रह्मांड में जो रहस्य छुपे हुए हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्त जो भी दोस्त को ये वीडियो बहुत पसंद आई हो वैसे लाइक करें, शेयर करें, एंड इस चैनल पर जो पहली बार आया हो वैसे सब्सक्राइब कर ले। मैं आगे भी आपको नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो।